रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो नया सवेरा। नया सवेरा यानी कि सुबह की तमाम सुर्खियां, तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं, और साथ में हम बात करेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री का है आज वाराणसी का दौरा, उस पर होगी खास पेशकश। साथ ही साथ दिल्ली में इस वक्त जो पानी का संकट चल रहा है उस पर भी डालेंगे नजर, और जो रेल हादसा हुआ है बेहद दुखद से बेहद दुर्घटना, उस पर भी किस तरह से इस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्या है बात की स्थिति, उस पर भी होगी हमारी खास नजर। और आपके साथ अगले 1 घंटे तक रहूंगी मैं जया सिन्हा और मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात जया, धन्यवाद। तो अगले 1 घंटे पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि नया सवेरा में हम उन तमाम बड़ी खबरों की बात करने वाले हैं जो आज की गतिविधियां बनेंगी। साथ ही साथ जया ने जिस तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां वो सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है उसको किसानों को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ किसान सम्मेलन में भी भाग लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ मालगाड़ी की भिड़ंत हो गई थी, वो कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह पहुंच गई है। आप बीती सुनाई है प्रत्यक्षदर्शियों ने, साथ ही यात्रियों ने, वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ दिल्ली का जल संकट और गहराता जा रहा है, वीआईपी इलाकों में भी अब जल संकट बढ़ने वाला है। इससे भी जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की खबरें भी होने वाली हैं। अगले 1 घंटे में शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त करेंगे जारी। स्वयं सहायता समूह की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को बांटेंगे प्रमाण पत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में सुनवाई आज। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है मामला। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर भाजपा की केंद्रीय टीम आज डायमंड हार्बर और संदेश खाली का करेगी दौरा। कल टीम ने कूच बिहार में पीड़ितों से की थी मुलाकात। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज के लिए लू का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 5 दिन तक भारी बारिश की जताई आशंका। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से उत्तर कोरिया के 2 दिन के दौरे पर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से करेंगे मुलाकात। 24 साल बाद पुतिन की हो रही है ये यात्रा। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने टीम के मुख्य कोच इगोर सिमिक को किया बर्खास्त। 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण लिया गया फैसला। यूरो कप में हुए एक बड़ा उलटफेर। स्लोवाकिया ने विश्व की नंबर 3 टीम बेल्जियम को 1-0 से हराया। वहीं फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 1-0 से हराकर जीत के साथ किया आगाज। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी हाँ, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। उनके उगाए गए उत्पादों को
देखने स्टॉल पर भी जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन के बाद शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात 8 बजे वे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा। और हमारे साथ वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम और शैलेंद्र मिश्र हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, शैलेंद्र से बात कर लेते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, यहाँ पर अन्नदाताओं को सौगात देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या खास है आज के कार्यक्रम में? किस तरह से किसान सम्मान निधि योजना रही है, ये किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई और आज उसकी एक और किश्त यहाँ पर जारी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है काशीवासियों के लिए भी और देश के किसानों के लिए। जब 17वीं किस्त जारी होगी 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम जानते हैं कि आज किसानों के खातों में जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब कार्यभार ग्रहण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब जो सबसे पहली फाइल जिस पर दस्तखत किया था तो वो किसान सम्मान निधि जारी करने से जुड़ी ही फाइल थी। और आज किसानों के खाते में 2,000 रुपये की जो किस्त है वो जाएगी। हम जानते हैं कि किसान सम्मान निधि एक ऐसी दुनिया की स्कीम है जिससे सीधे किसानों के खातों में साल में 3 बार पैसा जाता है, जिससे वो अपने कृषि उपकरण या फिर बीज या जो उनकी छोटी मोटी कृषि की ज़रूरतें होती हैं उसका एक आर्थिक मदद मिलती है। आज काशीवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि लगातार तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर उनके स्वागत की भी तैयारी है। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं किस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद भी करेंगे, साथ ही साथ गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी आ रहे हैं। तो वो एक उत्साह दिखता है न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं में बल्कि काशी की जनता में, किसानों में। कल हमने तमाम किसानों से बातचीत की, वो इस बात को लेकर काफी उत्साहित थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं काशी की धरती से देश भर के किसानों को सम्मान निधि की किस्त जारी करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है वाराणसी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। जी शैलेंद्र, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हरिकेश बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिकेश, काशी बाबा विश्वनाथ के द्वार पर हाजिरी भी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, कैसी तैयारियां की गई हैं, और आज बहुत ही पावन दिन भी है, आज निर्जला एकादशी भी है। भावना और जया, काशी से, काशी विश्वनाथ धाम से आप लोगों को हर हर महादेव। क्योंकि उद्घोष है काशी का, जब कोई आता है उसका जो अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है, वो हर हर महादेव के उद्घोष से करते हैं। मैं काशी विश्वनाथ धाम में ही खड़ा हूँ भावना, और जैसा कि शैलेंद्र भी बता रहे थे कि काशी वासियों के लिए खास दिन है, क्योंकि काशी के सांसद हैं और काशी वासियों के लिए गर्व का जो यह विषय है कि उनके सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जैसा शैलेंद्र बताया कि किसान सम्मान निधि तो यहाँ से जारी करेंगे ही, जो किसान सखी हैं उनको भी प्रमाण पत्र देंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो गंगा आरती, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है, जिसको कि जो प्रधानमंत्री का एक नारा है वोकल फॉर लोकल का, चूंकि यहाँ के सांसद हैं वो लगातार 5वीं बार इस बार गंगा आरती में शामिल होंगे। और गंगा आरती जो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है, कई देशों के जो मुख्य देश के जो मुख्य प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हैं वो लोग भी गंगा आरती देख चुके हैं। तो इस तरह से विश्व पटल पर गंगा आरती का एक महत्व है।
क्योंकि मैं अभी काशी विश्वनाथ धाम में खड़ा हूं, अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि दिखाएं इस भरी गर्मी में किस तरह से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। काफी संख्या में लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। और काशी विश्वनाथ धाम का, चूंकि जब प्रधानमंत्री सांसद बने तो उन्होंने इसके बारे में विशेष तौर पर सोचा, और जो आप ये भव्यता दिव्यता भावना आप देख रही हैं, वो यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की ही देन है कि यह जो भव्य रूप दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य चौक में मैं खड़ा हूँ, आप देख सकती हैं कि किस तरह से लाइन लगा के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। और यहीं पर प्रधानमंत्री 8 बजे, जैसा आप बता रही हैं, दर्शन करने के लिए आएंगे। क्योंकि गर्मी का दिन है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट देख सकती हैं कि किस तरह से धूप से बचाव के लिए, और जो यहाँ पर लाइन में लग जाते हैं श्रद्धालु, उनके लिए गर्मी के दिन में जल की व्यवस्था है। तबीयत, चूंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो अगर तबीयत खराब होती है तो मेडिकल हेल्प की भी यहाँ पे सुविधा बनाई गई है। तो ये जो यहाँ के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच को जी शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना कार्यकाल संभाला था प्रधानमंत्री के तौर पर, तब सबसे पहली फाइल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पर हस्ताक्षर किया था वो सम्मान निधि से जुड़ी हुई थी। आज प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं, सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है उसको जारी करेंगे प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं सरकार किसानों के प्रति जो उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट संकेत है। जब पहला ही कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की फाइल को मंजूरी देकर किया था, और किसान सम्मान निधि की किस्त जारी भी होने जा रही है। उसके साथ ही साथ, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, कि किसान सखी का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। हम जानते हैं कि लखपति दीदी बनाने का एक जो अभियान है वो बहुत तेजी से हमने देखा है कि आगे बढ़ा है, और उसका एक एक्सटेंशन, उसके एक विस्तार के तौर पर खेती बाड़ी के लिए ट्रेनिंग महिलाओं को दिया जा चुकी है। हम जानते हैं कि देश के कृषि सेक्टर में महिलाओं का बहुत योगदान है। आप देखें कि घरेलू कामकाज के साथ खेती बाड़ी में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनकी स्किल ट्रेनिंग हो, उनको कुछ मदद मिल पाए, उनको एक ट्रेनिंग मिल पाए जिससे वो बेहतर तरीके से खेती बाड़ी कर सकें। तो उस दिशा में ये कृषि सखी का जो अभियान है ये बहुत मदद देने वाला है, और हम देखेंगे कि उसका प्रमाण पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जारी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के लिए तमाम योजनाओं पर आगे बढ़ा गया है, और ये कोशिश की गई है कि किसानों पर कोई बढ़ती कीमत का बोझ न पड़े। रासायनिक खादों की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो बहुत बढ़ी है, आप बीते वर्षों में देखें, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि एक उसी कीमत पर, यानी पुरानी कीमत पर यूरिया हो या बाकी खाद हो, वो उपलब्ध होती रहे। दूसरी तरफ आधुनिक बीज मिल पाए, किसानों को इरिगेशन में फायदा हो, सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हो, उनके उपज की बेहतर कीमत मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इसी काशी में हम जानते हैं कि यहाँ की सब्जी देश और दुनिया में जाए, उसके लिए एक पूरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि जिससे सब्जी उत्पादक किसानों को फायदा हो सके। तो टेक्नोलॉजी के स्तर पर हम देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है खेतीबाड़ी में, और किसानों को किस तरह से उसका फायदा सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो रहा है। और सीधे तौर पर आर्थिक मदद के तौर पर हम जानते हैं कि किसान सम्मान निधि जैसी योजना है जिसमें अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर किसानों के खातों में सीधे जा चुका है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कर्ज माफी कुछ सरकारें किया करती थी, वो कुछ चुनिंदा किसानों को मिलती थी, और 10 या 20 साल में एक बार ऐसा होता था कि कुछ हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में जाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है, नियमित तौर पर साल में 3 बार 2000 रुपये प्रति किसान के खाते जाते हैं, और अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की रकम जा चुकी है, और आज ही 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। तो ये केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और यही आज हम देखेंगे काशी में जब किसान सम्मेलन होगा शाम को, तब किसानों से संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः कर सकते हैं। शैलेंद्र और हरिकेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से आपने महिलाओं से बात की, कृषि सखी बनने पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी निकल कर आ रही हैं। लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Curiosity,
Can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। ब्रेक के बाद स्वागत है और प्रधानमंत्री का बेहद अहम वाराणसी दौरा, जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर गौतम। हरिकेश, आपने वहां पर लोगों से बात की। किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना जिसने किसानों को साहूकारों से निजात दिलाई, उन्हें एक वर्किंग कैपिटल दिया और अब महिला सशक्तिकरण में भी बेहद अहम साबित हो रही है। कृषि सखी जैसी योजना के साथ महिलाएं कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिली? आप वहां पर गांव देहात में लोगों से बात करने गए, क्या कुछ अपेक्षा उम्मीदों के साथ आज वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने जा रहे हैं? देखिए जया, सबसे पहले तो जो शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे किसान सखी का, किसान सखी में जो खास तौर से काशी और इसके आसपास के जिलों में जो प्रयोग हुए हैं, उनमें जो दीदी हैं, जो एफपीओज बना के महिलाएं काम करती हैं, उनमें ड्रोन को कैसे ऑपरेट करें ये सिखाया गया। और वो जो ड्रोन है, ड्रोन ऑपरेट करने का जो उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया, वो उनके आय को बढ़ा रहा है। वो कृषि में उनकी भागीदारी जो है बढ़ रही है। वो लोगों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से, चाहे वो दवा का छिड़काव हो या अन्य प्रकार का जो कार्य है कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, वो ड्रोन के माध्यम से कर रही हैं और एक नाम उनको मिल रहा है ड्रोन दीदी का। इसके अलावा ये किसान सम्मान निधि तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया ही, यहाँ पर ईरी एक संस्था है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, उसकी भी स्थापना की गई और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो पूर्वांचल है, यहाँ पर चावल की, धान की खेती काफी मात्रा में होती है और ईरी एक ऐसी संस्था है जो ऐसे बीजों का रिसर्च करती है जो किसानों के लिए बड़े लाभकारी हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर और एक संस्था है IIVR, जो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है। यह भी जो बीज हैं, आधुनिक जो बीज हैं सब्जियों पर रिसर्च करती है और आसपास के जो किसान हैं वो FPOs बना के वो इस तरह के कार्य करते हैं, कृषि उत्पादन में सब्जियां उत्पादित करती हैं। और वहीं वाणिज्य मंत्रालय का एक उपक्रम है, संस्थान है एपीडा, जो इन किसानों की मदद करता है, जो ये इनके उत्पाद हैं उनको निर्यात करने में। जैसे यहाँ की मिर्च है, गुलाब का फूल है, उसके अलावा परवल है, टमाटर है, इस तरह की सब्जियां, लंगड़ा आम है, ये इस तरह की चीजें हैं जो यहाँ से निर्यात हो रही हैं दूसरे देशों में और इससे किसानों में काफी जो उनका आत्मनिर्भरता है, जो उनके अंदर अपना जो आत्मबल है वो बढ़ा है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो किसान सम्मान निधि से तो किसान लाभान्वित हो ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार की और संस्थाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसका भी लाभ किसानों को मिल रहा है। और खास तौर से काशी में और काशी के आसपास के जो जिले हैं, वहाँ के किसानों को तो चूंकि मैं यहाँ पे कवर करता हूँ तो उनसे मुलाकात होती है और उनका जो उत्साह है वो देखने योग्य है, इन कारणों से जो मैंने अभी आपसे बताया। बिल्कुल हरिकेश, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज वाराणसी वासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार आ रहे हैं। बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आप दोनों का, शैलेंद्र और हरिकेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होना है और इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फिर से अध्यक्ष बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास उनसे मिलने पहुंचे, जहां तीनों नेताओं के बीच में बैठक चली। माना जा रहा है कि बैठक में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा की गई।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी मानहानि मामले में अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि अगस्त 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने मानहानि मामला कोर्ट में दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद नवंबर 2023 में कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था। इस साल फरवरी में राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कल कूच बिहार का दौरा किया। टीम के सदस्य ने हर एक की बात सुनी। कमेटी के सदस्य समर्थकों का हाल देखकर दंग रह गए। किसी के पेट में चोट है तो किसी के सर पर पट्टी बंधी है, कोई व्हील चेयर पर है तो कोई बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। ये टीम आज दक्षिण 24 परगना का दौरा करेगी और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलेगी। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना में टीम खास तौर पर डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। भाजपा के इस 4 सदस्यीय दल में संयोजक बिप्लब देव, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और 2 राज्यसभा सदस्य ब्रिजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेल पटरियों को सही कराने का काम लगभग अब पूरा हो चुका है। आज सुबह रेलकर्मी पटरियों को सही करने के काम को तेजी से पूरा करते दिखाई दिए। सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच सोमवार को हुई टक्कर में 2 रेल कर्मियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मालगाड़ी के लोको पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर भी शामिल हैं। इस हादसे में कुल 41 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार शाम को दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने समीप के अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से भी मुलाकात की। रेल विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेनों का परिचालन जल्द ही सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में पेश है डीडी न्यूज के संवाददाता अभिषेक सिंह की एक खास रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, अगर जोन की बात करें, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जगह दार्जिलिंग का रंगापानी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर यह दुर्घटना स्थल। आप देखो यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम किस तरीके से चल रहा है। देखिए तमाम जो भारतीय रेलवे के वर्कर हैं किस तरीके से युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम पे लड़े हैं। एक साथ मिलकर पूरे रात, तकरीबन अभी रात का 12 बज रहा है और ये लोग जो है यहाँ पर काम शुरू कर चुके हैं, सुबह से काम कर रहे हैं और किसी तरीके से अप लाइन को जो है वो शुरू किया जा चुका है। यानी कि जो कटिहार की तरफ, दिल्ली की तरफ जो जाने वाला लाइन है उसे शुरू किया जा चुका है और ये डाउन लाइन के, यानी कि ये जो लाइन है ये यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर अगरतला जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व के भारत की ओर, वो वहाँ के ले जाएगी। अप लाइन शुरू किया जा चुका है, ये डाउन लाइन के, और इस पे तमाम कठिनाइयों, बाधाओं के बावजूद जो भारतीय रेल है, स्थानीय लोगों की जो मदद रही है वो काबिले तारीफ रही है। और देखिए आप, ये वो इंजन है जो कि मालगाड़ी का इंजन था और इसी ने डैश किया था और इसकी क्या स्थिति रही, किस तरीके से पूरा नीचे दब गया। जो व्हील है इसके अदर पार्ट से, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक तस्वीर और भी दिखाए इसकी, कि इसके अलग जो बोगियों की जो तस्वीर है, जो मालगाड़ी की तस्वीर है, वो ये आपके सामने नजर आ रही है। ये वो तस्वीर है और इनको क्लियर करने के बाद दिन भर यहाँ पर रेल मंत्री रहते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पूरे रेस्टोरेशन का काम देखते हैं, घायलों से मिलते हैं, अस्पताल जाते हैं, यहाँ पर जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, एक्स ग्रेसिया की घोषणा करते हैं। जो उनके ओर से जिस तरीके से हमने उनका रोल देखा है कि किस तरीके से एक संवेदनशील इंसान होने के नाते उन्होंने भारतीय रेल की ओर से हमेशा ऐसी स्थिति में जो है लोगों के प्रति खड़े रहे। आज भी रेस्टोरेशन का पूरा काम करने के बाद यहाँ पर जो है मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार खंडेवाल को यहाँ पर ये जिम्मेवारी दी है कि जब तक रेस्टोरेशन का काम पूरा ना हो जाए तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है ये रेस्टोरेशन का काम जो है रात भर में पूरा कर लिया जाएगा और सुबह से डाउन की जो ट्रेन है वो भी चालू हो जाएगी, जैसे अप की ट्रेन, अप की लाइन जो है उसे चालू किया जा चुका है। कैमरामैन सारदा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज।
और पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे में ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। मामले की तह तक जाने के लिए संवाददाता अभिषेक सिंह ने बात की रेलवे बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंबर अनिल कुमार खंडेलवाल से। इस भीषण दुर्घटना के ऊपर अनिल खंडेवाल जी लगातार यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे बोर्ड के अंदर। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये भीषण दुर्घटना, पहले तो इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। ये एक ट्रेन सुबह चली थी, वो रास्ते को अभी क्लियर कर रही है, उसके पीछे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है और ट्रेन आती हैं। तो दूसरी ट्रेन के जो ड्राइवर थे वो सिग्नल उन्होंने डेंजर में पार किया, तो एक मानवीय भूल की वजह से हादसा हुआ। सर, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से रेलवे को जब ये जानकारी मिली, स्थानीय लोगों का मदद, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन, किस तरीके से यहाँ पे कार्य हुआ और क्या उसका नतीजा क्या रहा अब तक? आपने देखा है यहाँ पर कि युद्ध स्तर पर सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, सभी को घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद में रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। शाम को 6 बजे तक अपलाइन फिट कर दिया गया और यहाँ से ट्रेनें 6 बजे के बाद आवाजाही शुरू हो गई है। और डाउन लाइन में अभी एक केवल इंजन बचा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, वो भी अभी रिरेल हो गया है और लगभग आधा 1 घंटे में ये यहाँ से चला जाएगा और फिर अप लाइन भी, डाउन लाइन भी रेस्टोर हो जाएगी। सर, रेल मंत्री के साथ आप भी यहाँ पे आए आनंद फानन में। सुबह से हमने देखा रेल मंत्रालय के अंदर वॉर रूम बना के रखा था आप लोगों ने और वॉर रूम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी। उसके बाद रेल मंत्री आते हैं, आप लोग पहुंचते हैं। अब जिस तरीके के बालासोर का भी घटना हमने देखा, उस चीज को भी देखे। इस स्थिति को देखकर सर क्या लगता है, किसकी कहाँ क्या कमी रहेगी? जब रेलवे में ट्रेनें चलती हैं तो हम लोगों मैन पावर पर डिपेंड करते हैं। मैन पावर की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पूरा उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हर 15 ड्राइवर्स के ऊपर एक लोको इंस्पेक्टर होता है, फिर उनका रनिंग रूम होता है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग का बंदोबस्त होता है। तो सभी ट्रेनिंग के बावजूद ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मानवीय भूल थी जिसकी वजह से हुआ। बाकी अभी CCRS आ गए हैं, अभी साइट देख के गए हैं और वो आगे इसकी इंक्वायरी करके और इस पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे क्या क्या कमियां हैं और कुछ अगर उनको पाई गई तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रेलवे निरंतर सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है और डेली इस पर काम करते हैं। पिछले 10 वर्षों में तो हमने देखा सर रेलवे बहुत काम कर रहा है, खासतौर पे यात्री सुरक्षा को लेकर के। एक्स ग्रेसिया वगैरह भी आप लोगों ने भी अनाउंस किया, सब कुछ किया। अब सर स्थिति जो है यहाँ पे कब तक नॉर्मल हो जाएगा, ये अंतिम सवाल सर। ये कल सुबह तक यहाँ नॉर्मल ट्रेनें चलेंगी। दूरदर्शन न्यूज से बात करने के लिए खंडेवाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सादा के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज। तो रंगापानी और निजबाड़ी के बीच जो ये भीषण रेल हादसा हुआ कल, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। बात करेंगे अभिषेक सिंह से ब्रेक के बाद, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे अभिषेक सिंह से कि ताज़ा हालात अब क्या हैं। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का, जो इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। ये पूरी दुर्घटना के बाद जिस तरह से रिस्टोरेशन का काम इस वक्त जारी है, सबसे पहले अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे जो हताहत हुए हैं, जिन्हें और 9 गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, इस वक्त जो घायलों की स्थिति है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले
बिल्कुल जी, देखिए जो भी इस दुर्घटना के अंदर जो लोग घायल हुए थे उन लोगों को जो जिला अस्पताल है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, चूँकि यहाँ से LNJP जो भी यहाँ पर अस्पताल है वहाँ पे सबसे पहले उनको इलाज के लिए भेजा गया और उनका इलाज भी जारी है। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तकरीबन 1 बजे की फ्लाइट से जो है वो यहाँ पहुँचते हैं, दुर्घटना स्थल का मुआयना करते हैं, यहाँ पर जो घायल थे उन लोगों से अस्पताल में जाके मुलाकात करते हैं और उनके टेक केयर के लिए उन लोग जिस तरीके का रेलवे की ओर से जो है 50,000 रुपया उनको एक्स ग्रेसिया भी दिया गया कि जो घायल है। इसके अलावा जो तमाम तरह के इलाज है, जिस भी तरह के इलाज अगर उन यहाँ पर संभव नहीं है, कलकत्ता भेजना है, दिल्ली भेजना हो, मुंबई भेजना हो, तो उन सभी चीज़ों की इलाज की व्यवस्था की गई है। और अस्पताल के अलावा इस वक्त जहाँ पे हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में दिखाएं। ये वही जगह है जहाँ पर की मालगाड़ी ने टक्कर मारी थी कंचनजंगा एक्सप्रेस को। और आप देखिए जो लोग इस जो पटरियों के ऊपर जो लोग हैं ये रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। जो यहाँ से अप लाइन है यानी कि कटिहार होते हुए शेष भारत को जो जोड़ेगी वो लाइन को कल देर रात ही चालू कर दिया गया था, लेकिन ये डाउन लाइन, जिस डाउन लाइन पे ही जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। डाउन लाइन पे जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है धीरे धीरे सिग्नल का वेट कर रही थी, धीरे धीरे क्रॉस कर रही थी और पीछे से जो मालगाड़ी आती है वो उसे टक्कर मारती है। इस डाउन लाइन का काम जो है अभी उसको इस डाउन लाइन को शुरू करने की जो कवायद है वो जारी है। इसका ये अभी तक शुरू भी हो चुका होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह है मौसम। यहाँ पे तकरीबन 7-8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल पूरी रात भी बारिश होती रही, लेकिन बावजूद इसके जो रेल के कर्मचारी हैं, जो सारे यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं। खुद मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कुमार खंडेवाल जो है वो पूरी रात यहाँ पर रहे। उन्होंने इसकी पूरी मॉनिटरिंग की कि इसे पहले सुचारू रूप से चालू किया जाए, उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे। जी अभिषेक, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, कल से हम आपको देख रहे हैं कि आप लगातार इस हादसे पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने तमाम रेल अधिकारियों से बात करी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस पहुँच चुकी है और साथ ही साथ जिस तरीके का रेस्टोरेशन वर्क पूरी रात हुआ है क्या वो भी पूरा कर लिया गया है? बिल्कुल भावना, देखिए जो रेस्टोरेशन का काम है इसे आप कह सकते हैं कि 1 से 2 घंटे का काम बचा हुआ। गाड़ियां दोनों तरफ आ जा रही हैं, लेकिन अप लाइन के जरिए जा रही हैं, क्योंकि अप लाइन जो है उसे खोल दिया गया। जो भी पैसेंजर ट्रेन है या फिर मालगाड़ी है उसे अप लाइन से चाहे डाउन हो या अप हो उस पर निकाला जा रहा है। जो दूसरी लाइन है, जो अप लाइन है, उसे शुरू होने में तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। कारण ये रहा कि जो बारिश लगातार अभी तक होती रही है। दूसरी बात जो आपने हमसे सवाल किया कि यहाँ पर जो जिस तरीके से रेस्टोरेशन का काम को लेकर के, रेस्टोरेशन के काम में अभी तक जो है तकरीबन रेल मंत्री के आने के बाद से कल से लेके अभी तक जो है वो लगभग 95% जो है उसे अचीव किया जा चुका है। जो ट्रेन की बात की आपने, वो ट्रेन कल दोपहर एक्सीडेंट के बाद जो है सुबह 8:35 पे एक्सीडेंट हुआ था और दोपहर जो है बाकी जो बोगियां हैं उसको और दूसरे ट्रेन के जरिए जो है पैसेंजर्स को यहाँ से रवाना किया जा चुका था। जो पैसेंजर हैं वो सियालदह भी पहुंच चुके हैं और तकरीबन इस घटना को 24 घंटा हो चुका है। कल सुबह 8:35 पे यह घटना हुआ था और तकरीबन 24 घंटा बीत चुका है। जो बाकी के यात्री थे पीछे की 3 बोगियों को छोड़कर, जो घायलों को छोड़कर, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है। जो घायल है उनके परिजनों को सूचित किया जा चुका है, उनको हर तरह के अस्पताल में और जो प्रशासनिक स्तर पर है उनको भी मदद दी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में जो भीषण रेल हादसा हुआ है उसके बाद की स्थिति इस वक्त आप हमारे संवाददाता के थ्रू देख रहे थे, किस तरह से जो रिस्टोरेशन वर्क है वो युद्ध स्तर पर जारी वहाँ पर है और लगभग पूरा हो चुका है। काफ़ी तेज़ बारिश रही पूरी रात, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क को काम का जो है वो पूरी तरह से अमल में लाया गया है और बहुत जल्द वहाँ पर आवाजाही जो है ट्रेनों की वो शुरू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। ये संकट दिल्ली के वीआईपी इलाके तक भी पहुंच चुका है। एनडीएमसी के मुताबिक अब लुटियंस दिल्ली में भी पानी की आपूर्ति में कटौती होगी। पानी की समस्या को राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी ने और भी प्रचंड बना दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार पाइपलाइनों की रखवाली कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इस सिलसिले में वजीराबाद बैराज
के में निरीक्षण भी किया। जल संकट पर सियासत अब तेज हो चुकी है। दिल्ली की आप सरकार जहां हरियाणा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस इसे आपकी नाकामी बता रही है। ओखला में हालात इतने गंभीर हैं कि लोग पूरा पूरा दिन पानी के टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में तो टैंकर भी नहीं आते। ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। टैंकर आते हैं पूरे अंदर, बहुत कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं जाता ना, सप्लाई का पानी आता है। अरे बस ये 2-3 ही टैंकर आते हैं यहाँ पे। अगर किसी को 1 टंकी मिला, किसी को 2 टंकी मिला बस। अरे बहुत परेशानी है, क्या करें, पूरा दिन पानी में चला जाता है। अब बच्चे काम पे कब जाएंगे? पानी को लेकर बच्चों की पढ़ाई पे भी, सब पढ़ाई पे, काम पे, सब परेशानी है। काफ़ी परेशान इस वक्त राजधानी दिल्ली में लोग। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। गिरीश, क्या कुछ उम्मीद है दिल्ली सरकार की तरफ से, या सिर्फ दिल्ली वालों को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के साथ खेलना पड़ेगा, या फिर पानी आएगा? क्या कुछ उम्मीद बना रही है दिल्ली सरकार? देखिए जय और भावना, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। उनके पास जब टैंकर आते हैं तो लोग अपना पानी भर लेते हैं, अपनी दिनचर्या के लिए जो भी पानी जुटाना होता है वो ले लेते हैं और पूरी तरह से उसी में लग जाते हैं। सुबह हो या शाम दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी तो आ रहा है, लेकिन वो पानी इतना बदबूदार है कि उसको सूंघना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के अंदर इन दिनों किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर इस तरह की दिक्कतों का होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर, जहाँ पर मुनक नहर की बात की जा रही थी। हालांकि जो दिल्ली सरकार है वो लगातार कह रही है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, पानी उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। तो उसी की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का हरेवली गाँव है। हरेवली गांव वही गांव है जहां से मुनक नहर दिल्ली के अंदर घुसती है। मेरे कैमरा सहयोगी सौरभ बख्शी से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को वे दृश्य दिखाएं जहां देख सकते हैं, ये मेरे पीछे एक पुलिया दिखाई दे रही होगी, इससे चंद कुछ कदमों की दूरी पर हरियाणा लग जाता है और हरियाणा के रास्ते ये पानी जो है मुनक नहर के माध्यम से दिल्ली के अंदर आ रहा है। और आप इसको देख सकते हैं कि ये पूरी नहर भरकर चल रही है पूरी तरह से, कोई इसके अंदर लेवल में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि हरियाणा की तरफ से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, दिल्ली में पानी आ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रखा है कि आखिर पानी की कमी क्यों हो रही है? क्या दिल्ली सरकार इसको सही से स्टोर नहीं कर पा रही है? क्या वजह है? ये बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए थे कि जो हरियाणा है वो पानी नहीं छोड़ रहा, तो उसकी पड़ताल करने के लिए हम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। और ये हरेवली गांव है जहां से दिल्ली के अंदर पानी एंटर होता है और आगे चलकर कहीं ना कहीं जल बोर्ड के स्रोतों के पास जाता है, जहां पर उसको वाटर ट्रीट किया जाता है पूरी तरह से। लेकिन अभी भी सवाल ये उठा हुआ है कि आखिर दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए क्यों तरसने पे मजबूर है? क्या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी हो रही है या अन्य कोई वजह है? तो लगातार इसको जानने के लिए हमारी डीडी न्यूज़ की टीम खास तौर पर यहाँ मुनक नहर पर पहुंची है और ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से हरियाणा की तरफ से कितना पानी आ रहा है। लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर जो लोग हैं पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जी गिरीश, अभी कल की अगर बात की जाए तो कल एनडीएमसी ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये स्पष्ट किया है कि एनडीएमसी इलाके को भी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जितना पानी मिलना चाहिए था वो पानी मिलना कम हो चुका है, जिसकी वजह से नई दिल्ली के कई इलाके जो हैं वो प्रभावित हो सकेंगे। जिस तरह से जी गिरीश, इसी वजह से कहा जा रहा है कि वीआईपी इलाकों में भी अब जल संकट देखने को मिल सकता है और लुटियन जोन के कई वीआईपी इलाके हैं जो इस जल संकट के में आ सकते हैं। फिलहाल के लिए आपने जो बड़े सवाल ये खड़े करे हैं कि कब तक दिल्ली वासियों को इस जल संकट से जूझना पड़ेगा और कब आएगा इसका असल समाधान। दिल्ली सरकार और तमाम राजनीति के चक्कर में ये जो फंस चुका है ये मामला, लेकिन दिल्ली वासी जो हैं वो लगातार हो रहे हैं परेशान। फिलहाल के लिए गिरीश निशाना, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरे का सफर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए अब बात कर लेते हैं बढ़ते पारे की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिन से रेड अलर्ट चल रहा है और आज के लिए भी यही स्थिति है। दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से 5 या 6 डिग्री अधिक चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 19 से 21 जून के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम थोड़ा करवट लेगा। तेज आंधी के साथ पंजाब में तेज, जबकि शेष राज्यों में हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज यूपी और बिहार के कई हिस्सों में लू से भीषण लू चलने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों के साथ आज जम्मू डिवीजन, उत्तराखंड, राजस्थान, MP और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। तो उत्तर भारत में इस समय प्रचंड गर्मी है, लगातार तापमान अपने नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जयपुर से हमारे संवाददाता अर्निशा डाबले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्निशा, सुप्रभात। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इस बार टूटे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने खुशखबरी भी जताई है कि आने वाले दिनों में कुछ ज़रूर बारिश के आसार बन सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि पिछले सप्ताह भी प्री मानसून की बारिश ने राजस्थान में दस्तक दी थी, परंतु पिछले 2 दिनों से फिर से यहाँ पे राजस्थान के 9 जिलों में लू का यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। परंतु फिर से कल से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से प्री मानसून की बारिश राजस्थान में दस्तक देगी। जी अर्निशा, साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, कई बीमारियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो अस्पताल में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन किस तरीके से गर्मी से निपटने के लिए काम कर रहा है? जी, प्रशासन, जैसे कि आपको पता है कि हीट वेव ने मई के ही आखिरी हफ्ता में अपनी दस्तक दे दी थी और हीट वेव जारी थी, तो प्रशासन ने बहुत ही व्यापक होकर सारे अलग से वार्ड में, हॉस्पिटल्स में इंतज़ाम किए थे और लगातार बार बार मौसम विभाग और चिकित्सकों द्वारा वार्निंग्स जारी करी गई थी। और आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा राहगीरों के लिए शेड लगाई गई थी। जो एक ग्रीन शेड देख रहे हैं आप, ये एक रेड लाइट पे लगा हुआ है ताकि जो राहगीर हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, उनको धूप का सामना ना करना पड़े। और आप मेरे पीछे एक प्याऊ भी देख सकते हैं जो कि कुछ समाज सेवी लोगों ने यहाँ पे लगवाया है। तो प्रशासन और साथ में समाज सेवी संस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं ताकि जनजीवन गर्मी से प्रभावित ना हो और अपने कामकाज आसानी से कर सकें। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोशिश जारी है कि लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिले। अर्निशा दाबले, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां बताने के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं लता वशिष्ठ। लता, क्या है आज अखबारों की प्रमुख सुर्खियां? सबसे पहले सुप्रभात जया, भावना। आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले
मणिपुर में जो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच नस्लीय हिंसा हो रही है पिछले 1 साल से, उसको लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले तो ये निर्णय लिया गया है कि इसके स्थायी समाधान के लिए, नस्लीय जो संघर्ष वहाँ चल रहा है पिछले 1 साल से, उसके स्थायी समाधान के लिए दोनों समुदायों के बीच संवाद जरूरी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि लोगों जो हिंसा में लिप्त हैं, हिंसा में लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कुछ ऐसे ही कठोर कदम उठाए जाएंगे। और इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लिया है और इसकी घोषणा की है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दरअसल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में शीर्ष नेताओं की मीटिंग हुई और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी और ये घोषणा की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी सांसद के रूप में सदस्य में उपस्थित होंगी और इसके साथ ही राहुल गांधी कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ऐसा पहली बार होगा कि तीनों ही पार्लियामेंट में, संसद में सदस्य के रूप में उपस्थित होंगे। तो ये भी एक प्रमुख खबर थी। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था में जो धांधली हुई है। दरअसल नीट की परीक्षा हुई थी 5 मई को, जिसमें बिहार में पेपर लीक हो गए थे और ये पेपर लीक का मामला, छात्रों ने इस पर बहुत ही अधिक प्रदर्शन जारी है। नीट की परीक्षा में बहुत गड़बड़ियां सामने आने के बाद एक सिरे से एग्जाम करवाने की, नए सिरे से एग्जाम करवाने को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्रों का कहना है कि इस बार 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य है और जिसको गंभीरता से लेना चाहिए। इस विषय पे राजनीतिकरण भी हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी छात्रों का समर्थन कर रही हैं विरोध प्रदर्शन में और इसी के तहत आज आपका जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था में ही प्रयोग होने वाले प्रमुख कुछ शब्दों की, जिसके तहत भारत व इंडिया पर बहस बेकार की बात है, ऐसा कहना है एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का। दरअसल सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी बातें आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया की जगह भारत शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, जिसके लिए दिनेश सकलानी जो एनसीईआरटी के निदेशक हैं, उनका कहना है कि दोनों ही शब्दों का, चाहे वो भारत हो, इंडिया हो, अलग अलग दोनों शब्दों का ही हम प्रयोग करेंगे अपने सभी पाठ्यक्रमों में। अंत में बात कर लेते हैं विकसित भारत की, विकास पथ पर अग्रसरित भारत की, जिसके तहत जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए थे, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अजीत डोभाल और विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात हुआ है और भारत अमेरिका में साझेदारी और मजबूत होगी। इस मीटिंग से ये बात आगे आई है और ये कहना है हिंदुस्तान समाचार ने ये प्रकाशित किया है। तो ये थी आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित देश दुनिया की कुछ खास खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया लता इन सुर्खियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेने का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज से उत्तर कोरिया का 2 दिन का दौरा। पुतिन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से करेंगे मुलाकात।
नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि 20 से अधिक नाटो सदस्य इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा को आवंटित करेंगे। इसका कारण रूस द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त करने के बाद सैन्य खर्च बढ़ना बताया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में शामिल 2 प्रमुख डेमोक्रेट ने इजराइल को एक बड़ी हथियार बिक्री का समर्थन करने पर सहमति जताई, जिसमें $18 बिलियन से अधिक मूल्य के 50 F-15 F-15 लड़ाकू जेट शामिल हैं। ईरान में इस महीने के अंत में होने वाले चुनाव से पहले ईरान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने अपनी पहली टेलीविजन बहस में हिस्सा लिया। सोमवार की बहस ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थी। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। भारत में बीते 6 वर्षों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैशलेस भुगतान में तेज उछाल देखा गया है। 2018 में यह 20.4% था और 2024 में बढ़कर 58.1% हो गया है। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी ग्लोबल डेटा ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि सोने और चांदी के आयात में तेज वृद्धि मुख्य रूप से भारत यूएई के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत भारत की तरफ से यूएई को दी गई आयात शुल्क में रियायतों से प्रेरित है। देश में घरेलू एयर कंडीशनर का बाजार 2028-2029 तक 12% की सालाना दर से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वोल्टास ने 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक मात्र 110 दिनों की अवधि में 10 लाख एसी बेचे हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी फर्म इंडसफेस ने जारी रिपोर्ट में कहा कि साल 2024 की पहली तिमाही में 1 साल पहले के मुकाबले भारतीय वेबसाइटों पर साइबर हमलों में 261% की वृद्धि देखी गई है। इस दौरान दुनिया भर में वृद्धि 76% रही है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक को किया गया बर्खास्त। एआईएफएफ ने फीफा क्वालिफायर में खराब प्रदर्शन के बाद लिया फैसला। यूरो कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। स्लोवाकिया ने विश्व की नंबर 3 टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर सभी को चौंका दिया है। स्लोवाकिया के लिए इवान श्वांस ने गोल दागा। यूरोप कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 1-0 से शिकस्त देने में सफलता पाई। मैच के 38वें मिनट में ऑस्ट्रिया के वाबर ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को पहुंचाकर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी। न्यूजीलैंड ने आईसीसी विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय की सबसे किफायती गेंदबाजी की। फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में बिना रन दिए 3 विकेट लिए। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में दुनिया की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सोमवार को क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बिली एंड मॉली स्क्रीन की गई। 2022 में HBO ने हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला सीजन रिलीज किया था और अब 17 जून को इसके दूसरे सीजन का आगाज हो गया है। आलू अर्जुन ने पुष्पा 2 की नई रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, जिस पर पुष्पा 2 की रिलीज डेट 6 दिसंबर 2024 लिखी है। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे का भी सीक्वल आ रहा है। इस मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस बार फिल्म में आर माधवन भी नजर आएंगे। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और बात करते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान की।
और नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं शिमला। जी हाँ, शिमला ग्रीष्म महोत्सव की ये कुछ झलकियां हैं जहां एक फैशन शो का आयोजन किया गया। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे, जया और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।